नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम माइनर पेपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। ये प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी उसके नीचे मौजूद है। फिलहाल हमारा मतलब केवल पढ़ने से है, उत्तर मौजूद है तो ठीक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 या 4 बार अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से माइनर पेपर की जिस दिन परीक्षा होगी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बेसिक जानकारी से। और ये PDF है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जानो। पहला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? एक सेकंड। हाँ, पहला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे। अब इसका उत्तर देखिए 2 या 3 लाइन में दिया हुआ है। इससे कई सारे अन्य प्रश्न भी बन जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता थे। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के एक पॉलिटिशियन, महान राजनेता माने जाते हैं, लेकिन उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है, कई बार ये भी प्रश्न पूछता है। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता थे, यानी दीनदयाल जी का संबंध जनसंघ से था। कई बार प्रश्न आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है, कई सारी पार्टियां होती हैं। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, जनसंघ के नेता थे और भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। वे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ बन रहा है, वे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता थे। अब प्रश्न कई बार पिछले वर्ष में पूछा था कि एकात्म मानववाद किसकी फिलॉसफी है। तो देखिए एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, यानी इस एक प्रश्न के उत्तर में कई सारे प्रश्नों के जवाब मिल जा रहे हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, एकात्म मानववाद के प्रणेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसको बोलते हैं RSS। तो पंडित जी का संबंध RSS से भी रहा। तो 3 उत्तर यहीं मिल जा रहा है। वह जनसंघ के नेता थे, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महामंत्री, अध्यक्ष, कुशल संगठन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं फिलोसफर थे या दार्शनिक थे। देखिए एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन रहा है, वह जनसंघ के किस पद पर रहे? तो वह महामंत्री के पद पर रहे, जनसंघ के महामंत्री के पद पर रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 प्रश्नों के उत्तर यहीं प्राप्त हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसमें भी कई सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आश्विन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1973 विक्रमी तद अनुसार 25 सितंबर 1916 को धानक्या जयपुर में हुआ था। अब देखिए ये जो है वह भारतीय पंचांग के अनुसार है, आश्विन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1973। मान लीजिए अगर कोई प्रश्न विश्वविद्यालय बना रहा है और वो कठिन कर दे, 73 की जगह 74 कर दे, तो आपको ये याद होना चाहिए कि त्रयोदशी संवत 1973 विक्रमी। अगर इसको अंग्रेजी कैलेंडर या वर्तमान में जो प्रचलन में है उसके अनुसार देखेंगे तो 25 सितंबर 1916 धानक्या नामक जगह, धानक्या एक जयपुर में रेलवे स्टेशन है। पिछले कुछ दिन पहले मैं यहाँ गया था एक कार्यक्रम में, तो धानक्या जो जयपुर में है वहाँ हुआ था। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डायरेक्ट पूछ सकता है कि पंडित जी का जन्म कहाँ हुआ था? MP में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, जयपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो याद रखिएगा धानक्या वो कहाँ है? जयपुर में है। 2 और कब हुआ था? एक सन ये भी पूछता है, कई बार पूछा है, 25 सितंबर 1916। और इससे मिलता जुलता ऑप्शन भी दे देगा, 25 सितंबर 1915 दे देगा, 25 सितंबर 1914 दे देगा, 25 सितंबर 1917 दे देगा। तो 25 सितंबर 1917। और अगर हिंदी में पूछ दिया तो आश्विन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1973 विक्रमी को, इतना याद रखिए। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी
सर्वाधिक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता, पिता और नाना, इन 3 लोगों का नाम तो एकदम आप रट लीजिए और तीनों पूछेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम देखिए भगवती प्रसाद उपाध्याय। पंडित जी के पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? पंडित जी के माता का नाम रामप्यारी था। पंडित जी के माता का नाम रामप्यारी था। 5वां नंबर प्रश्न भी यहीं देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि कौन सी थी? संस्कार सृष्टि भूमि कौन सी थी? पंडित जी का बचपन जहाँ बीता था उसी को कहते हैं संस्कार सृष्टि भूमि। इसी को दूसरे तरीके से पूछा है। धानक्या रेलवे स्टेशन जयपुर, जहाँ उनका बचपन बीता। पिछले दिनों वहाँ जाने का मुझे अवसर मिला था धानक्या में। पंडित जी की इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी वहाँ आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल साधारण सा एक छोटा सा कमरा है रेलवे का सरकारी, सरकार ने उसे संरक्षित करके थोड़ा सा आज अच्छे लुक में दे दिया है, लेकिन वहाँ जाना एक सुखद संयोग रहा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। धानक्या रेलवे स्टेशन जयपुर को, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि संस्कार सृष्टि भूमि, संस्कार सृष्टि भूमि जहाँ उनका बाल्यकाल बीता, जहाँ उन्होंने खेला कूदा, वो कौन सी जगह है? धानक्या रेलवे स्टेशन। अब मिलते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न, छठे नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का क्या नाम था? ये भी प्रश्न एक आम प्रश्न है जो बार बार पूछता है। बुलाने का नाम और पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी पूछता है और भाई का भी पूछता है। देखिए, पंडित जी के छोटे भाई का नाम था शिवदयाल, छोटे भाई का नाम था शिवदयाल। अब बुलाने का नाम था शिबू, शिबू। अब पंडित जी का नाम दीनदयाल तो आप जानते ही हैं, बुलाने का नाम था दीना, बुलाने का नाम था दीना। तो आमतौर पे बचपन का नाम या पेट नेम भी कई बार पूछा है, इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का स्वर्गवास कब हुआ था? फिलहाल तो पिछले वर्ष ये प्रश्न नहीं पूछा था, उससे पहले के भी पेपर में नहीं पूछा था, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ दे। अब पूछ देगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, पूरी दिक्कत होगी। 8 अगस्त 1924 को, मान लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म और मृत्यु को बच्चे कंठस्थ करके जाते हैं, लेकिन यहाँ माता का अगर पूछ देगा तो दिक्कत होगी। देखिए, स्वर्गवास 8 अगस्त 1924 को, ये इसे 1924 को किसी घटना से जोड़कर अगर आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता के मरणोपरांत इनका पालन पोषण किसने किया? ये भी प्रश्न संभवतः नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ देगा तो ये कठिन प्रश्न माना जाता है। मरणोपरांत इनका पालन पोषण किसने किया? तो एक बार जान लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे आश्चर्यजनक बात यही है कि इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों में काफ़ी लोगों का स्वर्गवास हो चुका था इनके जीवन काल में, या किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते। तो इनके पालन पोषण का काम तो कई सारे लोगों ने किया, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि माता पिता के मरणोपरांत, यानी इनके माता पिता के मरने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनके नाना चुन्नीलाल ने किया। अब देखिए, नाना इनके कौन थे? चुन्नीलाल थे। चुन्नीलाल शुक्ला इनका पूरा नाम पूछता है नाना का, ठीक। नाना किस रेलवे स्टेशन पे कार्यरत थे? ये भी रेलवे में थे, चुन्नीलाल शुक्ल जी भी रेलवे में थे, ये भी बार बार पूछता है। और मरणोपरांत इनका लालन पालन किसने किया था? देखिए, 2 क्वेश्चन यही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अधिकांश शिशु काल कहाँ व्यतीत हुआ? अधिकांश या बाल्याकाल, यानी खेले कूदे कहाँ पे? ये देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अधिकांश शिशु काल नाना चुन्नीलाल शुक्ला के धानक्या जयपुर में व्यतीत हुआ। तो धानक्या नामक जो जगह है जयपुर में, वहाँ के स्टेशन मास्टर थे चुन्नीलाल शुक्ला, स्टेशन मास्टर। अब चुन्नीलाल शुक्ला कहाँ स्टेशन मास्टर थे? धानक्या में। मैं वहीं गया था, वहीं पंडित जी का जन्म हुआ, अधिकांश शिशु काल उनका वहीं बीता। 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पैतृक गांव का क्या नाम था?
अब देखिए आंसर यहाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव का नाम नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश। ये बहुत पूछता है, ये प्रश्न बहुत पूछता है। नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयपुर की बात हो रही है तो आपको ऐसा ना लगे कि उनका जो पैतृक गांव जयपुर में है, पैतृक गांव जयपुर में नहीं है, उनका पैतृक गांव है नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ जाए। 11 नंबर का 11 नंबर का प्रश्न है, पंडित चुन्नीलाल शुक्ला दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय किस पद पर सेवारत थे? अब देखिए दीनदयाल जी का जब जन्म हुआ तो इनके नाना चुन्नीलाल शुक्ला जी किस पद पर सेवारत थे? तो पंडित चुन्नीलाल शुक्ला दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय रेलवे स्टेशन मास्टर धनक्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जयपुर में रेलवे स्टेशन मास्टर थे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रपितामह परदादा कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रपितामह परदादा पंडित हरिराम उपाध्याय। अब तक जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित प्रश्न गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो पूछा गया है उसमें ये कभी नहीं पूछा गया उनके परदादा का नाम, लेकिन अगर पूछ देगा तो काफ़ी लोग इसको गलत कर देंगे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके प्रपितामह परदादा पंडित हरिराम उपाध्याय जो विख्यात ज्योतिषी थे। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादा का क्या नाम था? अभी तो आपने परदादा को देखा है, अभी आप दादा को देख लीजिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादाजी का नाम था पंडित राम प्रसाद जी उपाध्याय, ये पूछा है, पंडित राम प्रसाद जी उपाध्याय। दादाजी का नाम पंडित राम प्रसाद और परदादा का नाम हरि प्रसाद। इसको कैसे याद रखोगे? एक ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए, भगवान राम और भगवान हरि यानी कृष्ण बाद में आते हैं और भगवान राम का अवतार पहले हुआ होता है, यानी पंडित जी के जो दादा थे वो पहले राम प्रसाद और उससे बाद देखेंगे, इनको याद कर लीजिए हरि राम, तो दोनों बैठा लीजिए हरि और राम, हरे राम, याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर और कहाँ पद स्थापित थे? यानी पंडित जी के जो पिताजी थे वह कहाँ और किस पद पर कार्यरत थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। पंडित जी के पिताजी जो थे उनका नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। तो सबसे पहले पिताजी का नाम आप देख लीजिए, भगवती प्रसाद उपाध्याय, और माता का नाम राम प्यारी था। सहायक स्टेशन मास्टर जलेसर, ये भी बहुत पूछता है कि पिताजी कहाँ कार्यरत थे। सहायक स्टेशन मास्टर जलेसर, ये जलेसर बहुत पूछता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी के घर का क्या नाम था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, घर का मतलब बचपन का नाम। बचपन का नाम था, क्या था? दीना। पंडित दीनदयाल जी के छोटे भाई शिवदयाल का निधन कब हुआ? ये अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। 18 नवंबर 1934 को इनके भाई शिवदयाल या शिबू, वो इनके सामने ही उनका निधन हो चुका था और पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ था उस दौरान। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार किस विद्यालय में प्रवेश लिया तथा वो कौन सी कक्षा तक पढ़े थे? आंसर देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार रेलवे के विद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रवेश लिया, कक्षा 4 तक पढ़े। तो एक विद्यालय, जो पहला विद्यालय कौन था? रेलवे, क्योंकि पिताजी रेलवे में थे, नाना जी रेलवे में थे, तो जो सारे लोग रेलवे में रहेंगे तो स्कूल इनको कौन सा मिलेगा? रेलवे का मिलेगा। कहाँ था? सवाई माधोपुर। किस क्लास तक पढ़े थे? कक्षा 4 तक पढ़े थे। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं, कक्षा 4 तक पढ़े थे। ठीक, वो कहाँ, वो जगह कौन सी है? राजस्थान में है, सवाई माधोपुर, जयपुर के पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस आयु में पहली बार स्कूल के दर्शन किए? पहली बार वह स्कूल में इनका दाखिला हुआ तब उनकी आयु क्या थी पंडित जी का? 1925 में जब वह 9 वर्ष के थे पहली बार स्कूल के दर्शन किए। 1925, और गए कहाँ थे? वही रेलवे के स्कूल में। ठीक,
रेलवे के स्कूल में 9 वर्ष की उम्र में 1925 में पहली बार गए थे। गंगापुर सिटी से कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के बाद दीनदयाल जी कहाँ पढ़े, यानी आपको तो पता चल गया गंगापुर सिटी रेलवे स्कूल में ये पढ़े थे कक्षा 4 तक। उसके बाद पंडित जी कहाँ पढ़े, तो 4 तक पढ़े थे, यानी स्वाभाविक होगा जहाँ भी पढ़े नहीं 6, 7, 8 कुछ 5, 6, 7 तक पढ़े। देखिए यह है गंगापुर सिटी के कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के बाद कोटा के रेलवे माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 5, 6, 7 की पढ़ाई किया। कोटा एक एजुकेशन हब है आज के डेट में। सभी बच्चे का सपना होता है कोटा पढ़ने का, तो पंडित जी का भी सपना रहा कोटा पढ़ने का। तो कोटा में इन्होंने 5, 6 और 7 तक पढ़े थे माध्यमिक विद्यालय में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कोटा में शिक्षा ग्रहण करते समय कहाँ रहे, वो कोटा में कहाँ रहे, वह कोटा में सेल्फ सपोर्टिंग हाउस, ये पूछता है, सेल्फ सपोर्टिंग हाउस में रहे, जिसे आजकल रघुनाथ हॉस्टल भी कहा जाता है। सेल्फ सपोर्टिंग हाउस को रघुनाथ हॉस्टल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इसे आप जरूर याद करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ पंडित दीनदयाल जी ने 8वीं कक्षा की शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था। देखिए कक्षा 1 से 4 तक तो गंगापुर में पढ़े, 5, 6, 7 तक वो कोटा में पढ़े, और 8वीं की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था। इधर देखिए दीनदयाल जी ने 8वीं कक्षा का शिक्षा राजगढ़ अलवर राजस्थान से प्राप्त किया था। अभी तक वो 3 विद्यालय में जा चुके हैं, तीनों विद्यालय राजस्थान में ही हैं। अलवर राजस्थान से 8वीं किया इन्होंने पढ़ाई पूरा किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कक्षा 9 और 10 हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, तो इनको पूरा ऊपर कर देते हैं, फिर यहाँ कर दें। हाँ चलिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कक्षा 9 और 10 यानी हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, तो उपाध्याय ने कक्षा 9 एवं 10 हाई स्कूल की परीक्षा कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से उत्तीर्ण की। यानी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से किया था, कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने हाई स्कूल परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण किया था तथा कितनी छात्रवृत्ति मिली थी। तो पंडित जी ने हाई स्कूल की परीक्षा कल्याण हाई स्कूल से अजमेर बोर्ड के अंतर्गत उत्तीर्ण की एवं समस्त बोर्ड में प्रथम रहे, यानी फर्स्ट आए। तो सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें 250 रुपये का पुरस्कार का अग्रिम अध्ययन हेतु 10 रुपये प्रतिमाह, ये 10 रुपये प्रतिमाह, 250 रुपये प्रतिमाह, और सीकर के महाराजा ने इनको दिया था। 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी परीक्षा पे सीकर के महाराजा ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की, तो हाई स्कूल की परीक्षा। ऐसे पूछता है कितनी छात्रवृत्ति मिली, 250, एवं अग्रिम अध्ययन के लिए कितने पैसे मिले, 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति पुस्तकों के लिए मिले। ये सारे प्रश्न बार बार आते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चौबीस नंबर के प्रश्न। हाँ, तो दीनदयाल जी को स्वर्ण पदक 1934 में किस उपलब्धि के लिए मिला। देखिए दीनदयाल जी को गोल्ड मेडल मिला था कब, 1934 में। पहला प्रश्न, किस उपलब्धि के लिए मिला, क्यों मिला था, यहाँ उत्तर है स्वर्ण पदक सन 1934 में 10वीं कक्षा बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला था। यानी इनको मेडल मिला था 1900। तो अब ये देख लीजिए 1934 में इन्होंने 10वीं में टॉप किया था और प्रथम स्थान प्राप्त करी, उनको स्वर्ण पदक मिला। 3 प्रश्न ही तैयार हो गए। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा कहाँ से प्राप्त की है। अब इंटरमीडिएट की देखिए, याद कर लीजिए, हो सके तो कक्षा 1 से लेकर पूरा इंटरमीडिएट तक जहाँ तक पढ़े हों एक पेज पर लिख कर उसको अलग से याद कर लीजिए। इंटरमीडिएट परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की। पंडित दीनदयाल जी ने
उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा बिड़ला कॉलेज पिलानी, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिड़ला कॉलेज पिलानी झुंझुनू राजस्थान से उत्तीर्ण की। अब तक सारी पढ़ाई उनकी राजस्थान में ही हो रही है, राजस्थान से उत्तीर्ण की। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ नोट करने के लिए उसे अवश्य नोट करिए, उसको ऐसे छोड़िए मत, ठीक है ना। इसमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है, 1 नंबर से बैक लग जाएगा, मानसिक कष्ट भी होगा और अगले सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ जाएगा। तो इसे एकदम पूरी गंभीरता से लीजिए, ठीक। जो प्रश्न मैं कह रहा हूँ नोट करने लायक है उसको नोट करिए, हो सके तो सारे नोट करिए, जैसे भी हो आपके पढ़ने का तरीका। अगला प्रश्न देखिए, इसको आगे कर रहे हैं 26 नंबर। छब्बीस नंबर का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा किस वर्ष एवं किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? किस वर्ष और किस श्रेणी में? पिलानी से 1936 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एवं समस्त बोर्ड में न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि सभी विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए। सोचिए, उन्होंने टॉप भी किया था एवं सभी विषयों में उन्होंने विशेष योग्यता के अंक हासिल किए थे। बहुत बड़ी बात है आज के डेट में और पहले भी बहुत बड़ी बात थी। एक विषम परिस्थिति में पल के पंडित दीनदयाल जी के साथ दुर्भाग्य ने कभी साथ नहीं छोड़ा। मैंने इनको बहुत पढ़ा है और उसके बावजूद वह तमाम परीक्षाओं में प्रथम आ रहे हैं, सारे बोर्ड टॉप कर रहे हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पंडित जी के जीवन से सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री घनश्याम दास बिड़ला के संपर्क में सर्वप्रथम कैसे आए? घनश्याम दास बिड़ला, एक मिनट, आपको पता है घनश्याम दास बिड़ला ने उनको छात्रवृत्ति दिया था और सीकर के महाराजा ने भी छात्रवृत्ति दिया था। कौन कितना दिया था ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, घनश्याम दास बिड़ला ने भी 250 रुपया नगद पुरस्कार, 10 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति, और सीकर के महाराजा ने भी इतना ही नगद पुरस्कार और 10 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति, दोनों का एक ही है, ठीक। तो घनश्याम दास बिड़ला के संपर्क में कैसे आए? तो दीनदयाल जी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बिड़ला कॉलेज पिलानी में प्रथम आने पर घनश्याम दास बिड़ला ने कॉलेज में बुलाकर स्वर्ण पदक दिया, 250 रुपये नगद पुरस्कार दिया, 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऊपर कर लें, यहाँ कर रहे हैं, बड़ा है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में कितने वर्ष एवं कहाँ अध्ययन किया? कितने वर्ष तक अध्ययन किया और कहाँ अध्ययन किया? देखिए, दीनदयाल जी ने राजस्थान में 1916 से 1914 तक नाना चुन्नीलाल के यहाँ धानक्या में रेलवे क्वार्टर के स्कूल में पूर्व शिक्षा संस्कार प्राप्त किए। उन्होंने गंगापुर सिटी, कोटा में भी, अलवर में भी मिडिल कक्षा तक पढ़ाई की एवं कल्याण हाई स्कूल में 1934 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिलानी से इंटर की परीक्षा 1936 में उत्तीर्ण की। सारे प्रश्न नोट कर लीजिए, कई सारे प्रश्न हैं, इसमें से 2 तो एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान में अध्ययन किसके साथ रहकर, राजस्थान में इन्होंने अध्ययन किसके साथ रहकर प्रारंभ किया? राजस्थान यानी गंगापुर सिटी, कोटा में अपने मामा राधा रमण के साथ रहकर तथा राजगढ़ सीकर में राधा रमण जी के चचेरे भाई नारायण जी शुक्ला के साथ रहकर अध्ययन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के कितने वर्ष राजस्थान में बीते? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजस्थान में 1916 से लेकर 1936-37 तक का जीवन प्रांत के विभिन्न स्थानों पर व्यतीत हुआ। अपने जीवन के सबसे अधिक समय उन्होंने राजस्थान में ही व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीए की परीक्षा कब और किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? अब देखिए, बीए की परीक्षा कब और किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? ये अब तक इंटरमीडिएट को आपने देखा था, अब बीए को देख लीजिए। बीए की परीक्षा सनातन धर्म कॉलेज, बीए की परीक्षा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब ये राजस्थान से बाहर आ गए। इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने राजस्थान में ही कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट की परीक्षा राजस्थान में पढ़े और उसके बाद बीए के लिए कानपुर चले आए। कानपुर उस समय
विख्यात शहर हुआ करता था। 1939 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एमए प्रवेश किस विषय तथा किस कॉलेज में किया? तो पंडित जी ने गणित से एमए किया, आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रवेश लिया। देखिए 2 प्रश्न बन रहे हैं। बीए की परीक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर, और वहीं कानपुर से थोड़ी दूर पर एमए में प्रवेश कहाँ से लिया? तो एमए गणित मैथ, एमए आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज, ये इतना याद रहे। मैथ से एमए किया था, आगरा से सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रवेश लिया था। अगला प्रश्न क्या है, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए की पढ़ाई पूरी कर पाए? क्या पूरी कर पाए? क्या उन्होंने डिग्री ली? आंसर देखिए, उन्होंने एमए प्रथम वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, परंतु ममेरी बहन की बीमारी के कारण एमए उत्तरार्ध की परीक्षा नहीं दे पाए। ममेरी बहन उनकी बीमार पड़ गई, इस कारण एमए सेकेंड ईयर की परीक्षा पंडित जी नहीं दे पाए, लेकिन एमए प्रथम वर्ष में वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। शायद अगर परीक्षा दे पाते तो शायद टॉप कर देते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक और दिलचस्प प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रशासनिक परीक्षा में भाग लिया था, उसका परिणाम क्या रहा? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रशासनिक परीक्षा, जिसे आज के डेट में सिविल सर्विस का एग्जाम कहा जाता है, प्रशासनिक परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण भी हुए, साक्षात्कार में चुन भी लिए गए, परंतु उन्होंने प्रशासनिक नौकरी नहीं की। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पंडित की उपाधि यहीं से मिली। सिविल सर्विस के इंटरव्यू में गए थे, इनके पास पढ़ने के लिए यूरोपियन पोशाक नहीं था, तो इनके पास जो पोशाक था, जो भारतीय परिधान था, धोती और कुर्ता, ये वही पहन के चले गए। तो वहाँ मौजूद अन्य अभ्यर्थियों ने इनको एक ने पंडित जी बोला तो सारे लोग इनको पंडित जी संबोधित करने लगे। वहीं से इनका नाम पंडित दीनदयाल से पंडित दीनदयाल हो गया। ठीक, और वो चुन भी लिए गए प्रशासनिक सेवा में, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा पास करने के लिए कहाँ गए? बीटी नोट कर लीजिएगा, बीटी की परीक्षा पास करने के लिए कहाँ गए? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बीटी की परीक्षा देने के लिए प्रयाग गए। बीटी कहाँ से किया था? प्रयाग। 1941 में बीटी की परीक्षा 1941 में पूरा किया, प्रयाग से। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा के प्रमुख माध्यम क्या हैं? तो पंडित जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या है? देखिए, भारतीय लीडर जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को इतना चाहता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली को चाहेगा, तो माध्यम क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस वाली चीज़ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार संस्कार, अध्यापन और स्वाध्याय शिक्षा के प्रमुख माध्यम हैं। ठीक, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये आंसर रहेगा तो आप मार दोगे बिना कुछ सोचे समझे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाए? अब ये भी, अब सोचिए, पंडित जी जो व्यक्ति भारत से इतना प्रेम करता हो तो किसी न किसी भारतीय भाषा की ही न बात करेगा, दूसरी भाषा का तो बात करेगा नहीं। अनुसार शिक्षा किस भाषा में प्रदान की जाए दीनदयाल जी के अनुसार? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि वह स्वयं में एक अभिव्यक्ति है। भाषा के एक एक शब्द, वाक्य, रचना, मुहावरों आदि के पीछे समाज जीवन की अनुभूतियाँ, राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा हुआ है। इसलिए शिक्षा का माध्यम स्वभाषा होना चाहिए। स्वभाषा यानी अपनी मातृभाषा। स्वभाषा का मतलब अपनी मातृभाषा। दक्षिण में जाए तो दक्षिण में जो उनकी मातृभाषा है उसमें ही पढ़ाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, 32 नंबर का। पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा समाज के संबंध में क्या विचार लिखे? तो दीनदयाल जी के अनुसार शिक्षा समाज का दायित्व है। शिक्षा क्या है? समाज का दायित्व है। शिक्षा सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए, यानी शिक्षा को वह निःशुल्क करने की बात करते हैं। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किन किन विषयों को लेकर स्नातक परीक्षा पास किया था? देखिए, उन्होंने जो भी ग्रेजुएशन किया था तो किस सब्जेक्ट से किया था? तो वो देख लीजिए, गणित है, संस्कृत है और हिंदी है। तो देखिए, गणित से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी गणित से ही किया। फर्स्ट ईयर पास भी हुए, फर्स्ट क्लास पास हुए, सेकेंड ईयर में नहीं पहुँच पाए। संस्कृत, हिंदी, साहित्य विषय लेकर बीए प्रथम श्रेणी की
में पास किया, यानी बीए भी फर्स्ट डिवीजन इन्होंने पास किया। कौन से 3 विषय थे? गणित, संस्कृत और हिंदी। ये अभी पूछा नहीं है, सब्जेक्ट का नाम नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बीए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मासिक छात्रवृत्ति कितनी दी जा रही थी? कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए प्रथम श्रेणी में इन्होंने पास किया और करने पर 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई बीए पास करने के बाद। याद रहे 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति, कहीं आप 250 वाले में कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ने जीरो एसोसिएशन का निर्माण कहाँ पर किया और क्यों किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए। जीरो एसोसिएशन का निर्माण कहाँ किया और क्यों किया? दीनदयाल उपाध्याय ने राजस्थान के पिलानी में कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जीरो एसोसिएशन का स्थापना किया था। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा, कहाँ किया था? राजस्थान में पिलानी में। किस उद्देश्य से किया था? कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए जीरो एसोसिएशन का निर्माण किया था। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गए यहाँ। दीनदयाल जी शिक्षा को कौन सी दोहरी भूमिका में देखते थे? उत्तर है प्रथम व्यक्ति का निर्माण करना और द्वितीय समाज का संचालन करना। शिक्षा को कौन सी दोहरी भूमिका में देखते थे? तो पहला व्यक्ति का निर्माण और दूसरा समाज का संचालन करना। ये शिक्षा का दोहरा रूप पंडित जी के अनुसार था। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, दीनदयाल जी अध्यापन की क्या परिभाषा देते थे? दीनदयाल जी के अनुसार अध्यापन की क्या परिभाषा देते थे? तो अध्यापन के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आती थी जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपने ज्ञान को दूसरे को देने का चेतनापूर्वक प्रयास करता है। यह प्रयास पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में नहीं, घर घर में होना चाहिए। खेत खलिहान, कारखानों, दुकानों, कला भवन, खेल मैदानों और मल्लशालाओं को भी चलाता रहता है। यद्यपि इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी आप जानकारी रखिए। स्वाध्याय को दीनदयाल जी आवश्यक क्यों मानते थे? ये पूछ सकता है। स्वाध्याय को आवश्यक क्यों मानते थे? स्वाध्याय मनुष्य को स्वयं का अध्ययन करने के बिना स्वाध्याय के न तो प्राप्त ज्ञान टिकता है और न बढ़ता है। ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल जी ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसका उत्तर 45 नंबर का है। दीनदयाल जी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों देते हैं? दीनदयाल जी ने के मतानुसार शिक्षा जितनी व्यापक और गहरी होनी चाहिए, गहरी कहाँ गया, शिक्षा जितनी व्यापक और गहरी व्यवस्था होगी, समाज उतना ही अधिक पुष्ट और गंभीर होगा। नई पीढ़ी के जितने लोगों को जितनी अधिक मात्रा में पिछली ज्ञान निधि प्राप्त होगी, उसी पूंजी को लेकर वह जीवन के कार्यक्षेत्र में उतरेगा और अपने प्रयत्न और अनुभव के आधार पर उसमें वृद्धि भी करेगा। इतना बड़ा प्रश्न भी पूछने की संभावना नहीं है। फिलहाल आप बस जानकारी रखिए। एक प्रश्न और यहाँ हो जाएगा। दीनदयाल जी का शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या था? शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या था? वर्तमान पीढ़ी को अपनी पूर्व पीढ़ी से जो ऋषियों द्वारा संचित ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह वर्तमान पीढ़ी पर ऋषि ऋण है, जिसे चुकाने के लिए भावी पीढ़ी को उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना माता पिता का परम कर्तव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीनदयाल जी शिक्षा किसे कहते हैं? यानी दीनदयाल जी के अनुसार शिक्षा किसे कहते हैं? तो दीनदयाल जी के अनुसार मानव के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव प्रसारण क्रिया को ही वास्तव में शिक्षा कहते हैं, यानी अनवरत चलने वाली एक क्रिया। 48 नंबर का प्रश्न, दीनदयाल जी व्यक्ति के लिए कौन से ज्ञान को आवश्यक मानते हैं? उत्तर क्या है इसका? राष्ट्र जीवन के मानस का ज्ञान। इसके बिना व्यक्ति सदैव उखड़ा उखड़ा सा अनुभव करेगा। ये प्रश्न पूछ सकता है। पंडित जी की किताब का नाम भी है राष्ट्र जीवन, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र चिंतन इनकी किताब का नाम है। एक वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित समस्त किताबों को करा दूंगा, वो याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उनचास नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? कई बार पूछा है, पूछ भी सकता है। दीनदयाल जी कानपुर के अध्ययन के दौरान 1937 में, सन भी पूछेगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। ठीक, किसके माध्यम से संपर्क में आए? अगले प्रश्न में है, वो भी पूछता है। तो देखिए 1937 में आए, कहाँ आए? कानपुर में। किसके माध्यम से आए? देखिए अगला प्रश्न क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसके माध्यम से संघ के संपर्क में आए? किसके माध्यम से? तो बीए की पढ़ाई करते समय 1937 में अपने सहपाठी बालूजी महासब्दे के प्रयास से संघ के संपर्क में आए। देखिए सहपाठी यानी फ्रेंड, बालूजी महासब्दे। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। और एक प्रश्न और भी हो सकता है यहीं 51 नंबर का, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ के प्रचारक कब बने? आरएसएस के प्रचारक वह कब बने? ये भी इम्पोर्टेंट है, शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कब बने? जुलाई 1942। जुलाई 1942 में वह संघ के प्रचारक बने। तो 51 क्वेश्चन की ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आगे भी मेरे पास 50 क्वेश्चन और पड़े हैं, उसको भी करा दूंगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप मैं तो कहूँगा लगातार आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन देखिए, और परीक्षा के 2-3 दिन पहले भी इसको देखिए, तब ये दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं 50 क्वेश्चन का सेट पहले भी मैं डाल चुका हूँ, और 50 ये, और 100 क्वेश्चन और मेरे पास है, उसको भी डाल दूंगा। 200 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। उसमें से मैं ये तो गारंटी नहीं दूंगा आपको कि 100% सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 45 क्वेश्चन मेरे इन वीडियो से आएगा, ये तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, तो कम से कम इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, अगर लाइक और सब्सक्राइब होगा तो मनोबल भी बढ़ेगा, और अच्छी चीज़ों को मैं लाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।